टॉपिक बड़ा मजेदार है। वैसे मेरे हिसाब से तो इतना छोटा लिखो तो दिख जाएगा कि नहीं दिखेगा। वैसे इनको बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल। क्या बोलते हैं? प्रॉब्लमेटिक। समस्याग्रस्त का मतलब होता है ऐसी मिट्टी जिसमें कोई समस्या है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लो आप फसल बो रहे हो और उत्पादन उतना अच्छा नहीं हो रहा है जितना हो रहा है, इसका मतलब उसमें कोई समस्या है। जैसे बीकानेर जैसलमेर जाते हैं तो वहां बालू मिट्टी ज्यादा है, इसलिए फसल में उत्पादन ज्यादा अच्छा नहीं होता है। जैसे हम लोग नागौर की तरफ जाते हैं, हम लोग पाली में जाते हैं, वहां लवण ज्यादा है, इसलिए उत्पादन ज्यादा नहीं होता है। आसाम की मिट्टियों का पीएच कम है, इसलिए उत्पादन ज्यादा नहीं होता है। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिट्टी में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है और उसकी वजह से उत्पादन नहीं होता है, उन मिट्टियों को बोलते हैं समस्याग्रस्त मृदाएं। लेकिन अपने सिलेबस में दो प्रकार की मिट्टियां काम की है। पहली तो होती है अम्लीय मृदाएं। कौन सी है? यानी एक तो हो गया अम्लीय मृदा, अम्लीय को इंग्लिश में क्या बोल देंगे? और एक होती है जिसको बोलते हैं लवण प्रभावित मृदाएं। लवणीय नहीं, लवण प्रभावित। कौन सी है? लवण प्रभावित मृदाएं हैं। दो हो गई, समझ में आ गई। इसको बोलते हैं एसिड सॉइल। क्या बोलते हैं इसको? एसिडिक सॉइल। और इसको बोलते हैं सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। क्या बोलते हैं? सॉइल। यहां तक की बात क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, पहले बात कर लेते हैं अम्लीय की। किसकी बात कर लेते हैं? अच्छा, भारत का जियोग्राफिकल एरिया कितना है? क्या ये सही है क्या? पक्का? सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर वन की। किसकी बात कर लेते हैं? नंबर वन का मतलब अम्लीय मृदा की। अम्लीय मृदा क्या होती है? अम्लीय मृदा का मतलब होता है वह मृदा जिसका पीएच मान, यानी मृदा का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? 7 से कम। कितना होता है? दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं, अम्लीय मृदा का मतलब होता है कि मृदा में H+ आयनों की सांद्रता ज्यादा होती है। किनकी? H+ आयनों की सांद्रता अधिक होती है। समझ में आ गई? दोनों ही बातों का मतलब क्या होता है? अम्लता ही होता है अम्लीय मृदा। अगर किसी मिट्टी में H+ आयन ज्यादा है यानी अम्लीय है, किसी में पीएच 7 से कम है तो इसका मतलब भी वो क्या है? अम्लीय। एच और पीएच क्या होता है ये भी समझा देता हूँ थोड़ा सा, देखो ध्यान देना। एक शब्द आता है पीएच। क्या आता है? पीएच जो शब्द है, ये शब्द दिया था एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था SPL। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या नाम है SPL? क्या नाम है SPL? सोरेन। 1909 में। कब दिया था ये? SPL सोरेनसन ने 1909 में पीएच शब्द दिया, पीएच के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पीएच का मतलब होता है कि पीएच बराबर होता है -log1/H, और ये सिंबल लगा दिया ऐसा। इस वाले सिंबल का मतलब होता है, ध्यान रखना, सांद्रता। इसका मतलब क्या होता है? यानी पीएच का मतलब होता है -log1/H। समझ में आ गई? इसको बोलते हैं पीएच। क्या बोलते हैं इसको? अब इसका तो आपके कोई मतलब है नहीं, तो इसका मतलब निकालते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? H+। क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट का मतलब क्या है? H+ आयनों की सांद्रता। क्या मतलब हो गया यहाँ तक? H+ आयनों की सांद्रता। इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब क्या होता है? यानी H+ आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लोग को हिंदी में क्या बोलते हैं? H+ आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणकों के मान को क्या बोलते हैं? मान को क्या बोलते हैं रे? पीएच कहते हैं। यानी कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर आपको ये बात याद है तो परिभाषा याद है पीएच की। पीएच किसे कहते हैं? H+ आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणकों के मान को क्या बोलते हैं? चाहे ये सूत्र याद रखो, चाहे पीएच याद रखो। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले पीएच का सूत्र क्या होता है। ये होता है भाई साहब -log1/H, और यहाँ प्लस भी आता है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ये बातें किसने बताई थी? कब बताई थी? पीएफ। पीएच के जैसा ही एक शब्द और होता है पीएफ, और ये किसने दिया था? किसने दिया था? किसने दिया था? स्कोफिल्ड ने। किसने दिया था? पीएच जो होता है, इस पीएच की रेंज कितने तक होती है?
1 से 14 होता है, 0 से 14। बहुत बढ़िया, 0 से लेकर 14 तक। और इस पीएच की रेंज कितनी होती है? कितनी होती है? 0 से 7 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? ठीक है, देखो आगे चलते हैं। ये होगी पीएच के बारे में सामान्य जानकारी। अच्छा, कभी नाम सुना आपने शुद्ध जल? सुना है क्या नाम? शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? कितना होता है? अगर पीएच मान 7 है, इसका मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? उदासीन मृदा होगी। अगर मान लो पीएच मान 7 से ज्यादा हुआ तो क्या कहोगे आप लोग? क्षारीय कह देंगे। और पीएच मान मान लीजिए 7 से कम है तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अम्लीय मृदा कहेंगे। इस पीएच जो है, इस पीएच में एक शब्द तो है पी। क्या है? ये तो छोटा है, कैसा है? और ऊपर लिखा हुआ है एच, ये एच है बड़ा, कैसा है? ये पी जो है एक शब्द से बना है, जो शब्द होता है प्रोटेंज। क्या होता है? इस प्रोटेंज की बात करें तो इसी को दूसरे शब्द से लिख देते हैं पावर से। क्या लिख देते हैं? यानी इस प्रोटेंज का अर्थ होता है पावर, या फिर इसका अर्थ होता है पोटेंशियल। क्या होता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षमता। क्या बोल देते हैं? यानी कि पी शब्द कहां से लिया है? प्रोटेंज से। किससे लिया है? और इस प्रोटेंज के आगे अगर हम बात करें तो इस प्रोटेंज का हमारे वाले अंग्रेजी मतलब होता है पावर या पोटेंशियल। कहते हैं ना, तेरी कितनी पोटेंशियल मैं देख लूंगा। कहते हैं नहीं एक दूसरे को, यानी तेरी कितनी क्षमता है मैं देख लूंगा। बस वही पोटेंशियल है, वही पावर है। तेरी कितनी ताकत है मैं देख लूंगा। यानी कि पीएच में पी जो है ये चीख चीख के कह रहा है कि मैं पावर हूं। मैं क्या हूं? ये क्षमता है। किसकी क्षमता है? हाइड्रोजन की। किसकी क्षमता है? यानी H प्लस का मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। H प्लस का मतलब क्या होता है? यानी पीएच, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है, H प्लस आयनों की सांद्रता। किसी भी विलयन में जितने H प्लस आयन होंगे उनकी सांद्रता को मापना ही पीएच है। समझ में आ गई? पीएच केवल किसको मापता है? केवल किसको मापता है? पीएच को कोई फर्क नहीं पड़ता है विलियन में क्या क्या है, पीएच सिर्फ मापता है तो उस विलियन में कितने हाइड्रोजन आयन है। और ये शब्द खुद चीख के कह रहा है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की जो क्षमता है उसी को बोलते हैं पीएच। क्या बोलते हैं? समझ में आ गई? कोई आपको पूछ ले कि मान लो पी किससे है, तो पी प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कई बार पूछ भी लेता है कि पीएच शब्द में पी का अर्थ होता है पोटेंशियल, पावर, या फिर कुछ और दे देता है। मान लो पी से लगे हुए कोई शब्द दे देता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है पोटेंशियल या पावर इसका मतलब होता है। रख लोगे? पक्की बात है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? बहुत बढ़िया, ध्यान रखना। शुद्ध जल विद्युत का होता है कुचालक। क्या होता है? और शुद्ध जल जो होता है इसके लिए आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है इसका घनत्व कितना होता है। शुद्ध जल का या जल का घनत्व कितना होता है? कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जल का सबसे कम आयतन कितने डिग्री पर होता है? 4 डिग्री पर। कितने पे होता है? और घनत्व सबसे क्या होता है? ज्यादा। कितने डिग्री पर? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? पीएच केवल किसको मापता है? किसको मापता है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? बहुत बढ़िया। इसको उतारो, आप उतार लो इसको फटाफट। हाँ जी, इसके पीछे कुछ भी नहीं है ना? नहीं, पीछे वाला उतारना ही नहीं है अभी, बस पीएच उतारना है। अम्लीय में तो कुछ लिखवाया ही नहीं, क्या उतारोगे? ये उतारो पीएच, उतार लो फटाफट। हाँ उतार लो।
चाय भाई निपुण को तो रखा है। पढ़ाया था सुंदर में। पीएचबी हो गया है। पीएच के साथ एक गुण और आता है, उभय प्रतिरोधन का गुण। जानते हो क्या होता है? जानते हो उभय प्रतिरोधन क्या होता है? चोपड़ा, बफरिंग कैपेसिटी नहीं सुना नाम ही? क्या होता है? सचिन, महेंद्र कहाँ है? सचिन कहाँ बैठा है? कहाँ, क्या हुआ? बफरिंग नहीं सुना नाम कभी? क्या होता है? ठीक है, अगर समझना चाहे तो तेरी बात, लेकिन सही नहीं है। ठीक है बस। और वो महेंद्र कहाँ गया? आया नहीं आज? कौन जानता है रोग प्रतिरोधन क्या होता है? कोई नहीं जानता। पीएच से संबंधित एक छोटा सा शब्द आता है जिसको बोलते हैं बफरिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? बफरिंग कैपेसिटी। और हिंदी में इसको बोलते हैं उभय प्रतिरोधन। क्या बोलते हैं? वैसे तो मेरे हिसाब से प्रतिरोधन क्षमता इसमें कुछ है नहीं, आप बहुत समझदार हो। उभय का मतलब क्या होता है? जैसे आप सुनते हो उभय लिंगी, सुना है कभी? क्या मतलब होता है इसका? हाँ जी, जिसपे नर और मादा दोनों हो, यही पढ़ा है ना आपने? उभय का मतलब दोनों। उभय का मतलब प्रतिरोधन का मतलब प्रतिरोध करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये कोई विलियन है, इस विलियन में आपने अम्ल डाल के देखा। क्या डाल के देखा? या क्षार डाल के देखा। क्या डाल के देखा? अगर आप किसी विलियन में अल्प मात्रा में अम्ल अथवा क्षार डालते हो और उसके पीएच मान में कोई चेंज नहीं आता है, इस गुण को बोलते हैं बफरिंग कैपेसिटी या उभय प्रतिरोधन का। अब होना तो ये चाहिए कि अगर आप इस विलियन में अम्ल डालोगे तो पीएच कम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं होता है। फिर आपने क्षार डाल के देखा तो क्षार से पीएच क्या होना चाहिए था, लेकिन बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब
ऐसा विलयन, ऐसा पदार्थ जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल अथवा क्षार मिलाने पर उसके पीएच मान में जो परिवर्तन नहीं आता है उसको बोलते हैं उभय प्रतिरोधन का गुण। सीधे शब्दों में याद रखो यार कि पीएच जिसका बदलता नहीं है उसको बोलते हैं उभय प्रतिरोधी पदार्थ। क्या बोलते हैं उसको? और उस गुण को क्या बोलते हैं? उभय प्रतिरोधन का गुण। यानी पीएच में परिवर्तन नहीं आता है, इसको क्या बोलते हैं? अब परिभाषा तो आपको पता है, लिखवाऊंगा तो वो तो सिस्टमेटिक होगी, उसमें तो 10 चीजें आएगी, अल्प, क्षार, ये फलाना पूछड़ा। लेकिन सीधे शब्दों में याद क्या रखना है कि पीएच चेंज नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? उभय प्रतिरोधन, बफरिंग कैपेसिटी। याद रख लोगे। जैसे आपको पता हो तो ये आपका खेत है और आज अम्लीय वर्षा हो गई। कैसी वर्षा हो गई? तो होना तो ये चाहिए अम्लीय वर्षा होते ही पीएच मान कम हो जाना चाहिए। और जैसे पीएच मान कम हो जाएगा इसका मतलब है सीधे से आपके खेत में जो भी फसल खड़ी है सूख जानी चाहिए, क्योंकि पीएच कम हो गया तो उस पीएच पर तो वो जिंदा रहेगी ही नहीं, रहेगी क्या? लेकिन बारिश होने के बाद, अम्लीय वर्षा होने के बाद फसल को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। पड़ता है क्या? क्योंकि मिट्टी के अंदर भी ये गुण होता है, आप अगर थोड़ा बहुत अम्ल डाल दो मिट्टी में, क्षार डाल दो, तो भी मिट्टी का पीएच चेंज आसानी से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो 1 लीटर यहाँ पर हमारे पास क्या था, कोई विलियन था, आपने क्या किया इसके अंदर 1 लीटर क्षार टिका दिया। अरे बेटा इतना टिकाओगे तो पीएच चेंज होगा, सबको पता है। अल्प मात्रा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये गुण आगे चल के काम भी आएगा आप लोगों को, जब हम समस्याग्रस्त समर्थताओं का सुधार पढ़ेंगे तब ये गुण फिर से आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि ये उभय प्रतिरोधन का मतलब क्या होता है। उभय प्रतिरोधन का मतलब होता है किसी विलयन के अंदर अल्प मात्रा में हम अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो उसके पीएच में क्या नहीं होता है? परिवर्तन। तो याद रखना, अल्प मात्रा में क्षार मिलाने पर पीएच में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उभय प्रतिरोधी विलयन। क्या बोलते हैं उसको? उभय प्रतिरोधी विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तथा क्षमता को क्या बोलेंगे? क्षमता को बोल देते हैं बफरिंग कैपेसिटी। सीधी सी बात है, इसको क्या बोलेंगे? बफरिंग कैपेसिटी कह देंगे, या फिर इसको हिंदी में आपको पता है क्या कहते हैं? उभय प्रतिरोधक क्षमता कह देंगे। प्रतिरोध करता है उसको तो क्या बोलते हैं? उभय प्रतिरोधी विलयन। उस खुद को तो क्या बोलते हैं? उभय प्रतिरोधी विलयन, उभय प्रतिरोधी पदार्थ। विलयन है तो विलयन कह दो, पदार्थ है तो पदार्थ कह दो। और उसकी उस क्षमता को क्या बोलते हैं? बफरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। सर ये उभय प्रतिरोधी पदार्थ होता क्या है? देखो ध्यान रखना, उभय प्रतिरोधी या जिसको बफर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? याद रखना, एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ आएगा, उभय प्रतिरोधी नहीं आएगा। तो जो बफर होता है ना, बफर क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं आपको। बफर का मतलब होता है ये एक प्रकार का, अगर आप अम्ल और क्षार का मिश्रण कर दो, किसका मिश्रण कर दो, तो क्या बन जाता है? यानी अम्ल और क्षार को मिला दो तो क्या बन जाएगा? बस इतनी सी बात है, अम्ल क्षार को मिलाने से बनता है बफर। लेकिन बफर बनाने के अंदर एक चीज का ध्यान रखा जाता है, दो चीजें होती है कि या तो आपको लेना होता है दुर्बल अम्ल, क्या लेना होता है, और उस दुर्बल अम्ल में मिलाना होता है प्रबल क्षार। क्या मिलाना होता है? या फिर आपको दूसरा तरीका ये निकालना पड़ेगा कि प्रबल तो ले लो अम्ल, क्या ले लो, प्रबल तो ले लो अम्ल, और उसमें क्या मिला दो, दुर्बल क्षार मिला दो। यानी कहने का मतलब एक आपको प्रबल लेना और दूसरा क्या लेना है, दुर्बल लेना। अम्ल और क्षार के मिश्रण से क्या बनता है? अब आपको पता है मिट्टी के अंदर अम्ल भी पाए जाते हैं और क्षार भी होते हैं, इसीलिए वो क्या एक प्रकार का विरोध प्रतिरोधी पदार्थ है। यहां तक की बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? नहीं है। देखो ध्यान देना, पीएच के बारे में हमने बेसिक जानकारी पढ़ ली, तो यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीएच किसको इंडिकेट करता है? H प्लस आयनों की सांद्रता हो किसको करता है? और यहाँ भी हम कह रहे हैं कि H प्लस आयनों से तो क्या उत्पन्न होती है? अम्लता। क्या उत्पन्न होती है? भारत की बात की जाए, किसकी बात की जाए, तो भारत के अंदर लगभग 49 मिलियन हेक्टेयर मृदाएं ऐसी है जो अम्लीय है। कैसी है?
कितनी है? 49 मिलियन हेक्टेयर मृदाएं हैं भारत के अंदर जो कैसी है? अम्लीय है। अब अम्लीय मिट्टियों का जो निर्माण होता है वो अलग अलग कारकों के ऊपर निर्भर करता है। यानी अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सर भारत के अंदर अम्लीय मृदाएं पाई कहाँ जाती है? तो अगर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो 2-3 चीजें आप लोगों को क्लियर करने की बिल्कुल सख्त जरूरत है। इसी तरह से है ना भारत का मैप, ऐसा ही कुछ है भारत का मैप, नीचे वाला आप समझ जाना, ठीक है। हाँ, अरे अनुभव अच्छा बना है मैप, क्या देख रहे हो? अच्छा, सिर कमजोर हो गया कि ये लो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को दे दिया मैंने, अब ठीक है, आ गया अपने वापस इंडिया में। ध्यान रखना, इंडिया में बारिश होती है ज्यादातर साउथ वेस्ट मानसून से। किससे होती है? साउथ वेस्ट मानसून से। किससे होती है भाई? यानी साउथ वेस्ट जो मानसून होता है, इसी मानसून से बारिश होती है इंडिया के अंदर, इसी से होती है ना। वेदर एंड क्लाइमेट में पढ़ेंगे, उसमें मानसून भी पढ़ाऊंगा। 2 टाइप का होता है, एक तो अरब की जो खाड़ी होती है, एक बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी 2 शाखाएं होती है, दोनों मिलकर कौन से हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में ज्यादातर बारिश होती है। 2 जगह है जहां पर नहीं होती है, तमिलनाडु में इससे नहीं होती है, तमिलनाडु में वापस से जब वापस लौटता है उससे होती है, उनको बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इसको समझिए। लेकिन राजस्थान में गुजरात से क्या निकलती है? एक अरावली पर्वतमाला निकलती है। कहाँ की बात कर रहे हैं अपन? कहाँ की बात करें? राजस्थान की। तो ये इस तरह से दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली के अंदर जो रायसेन हिल्स है वहां तक क्या फैली हुई है? क्या फैली हुई है? अरावली। अब ये मानसून जब इस तरह से निकलता है ना, तो ये सीधा का सीधा इधर निकल जाता है, समझ गए। और यहाँ से बंगाल की खाड़ी वाला आता है, और ये आ गया आपका 7 सिस्टर स्टेट, यानी 7 जिनको अपन बोलते हैं ना सिस्टर स्टेट, जहाँ आसाम में भी दंगे वगैरह भी हो रहे थे। यानी इस वाले भाग में भारत की सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? इस वाले भाग में। और सबसे कम कहाँ होती है? सर सबसे कम यहाँ होती है, यही होती है ना। यानी यहाँ सबसे कम, यहाँ सबसे ज्यादा। कम होने का कारण है अरावली, कौन है कारण है? और ज्यादा होने का कारण है कि यहाँ हिमालय अड़ा के बैठ जाता है इसके भैया, ऊपर जाने ही नहीं देता, मानसून को सारा यही बरसा लेता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ ज्यादा होती है, यहाँ कम होती है। जहां बारिश ज्यादा होती है वहां पर क्या होता है? ये मिट्टी की सतह है, इस मिट्टी में जो लवण पाए जाते हैं, या फिर यूं कहें जो भस्म धनाइन होते हैं। भस्म धनाइनों का मतलब होता है, इनको बोलते हैं क्षार धनाइन। क्या बोलते हैं? ये सारे के सारे, ज्यादा बारिश होती है तो पानी में घुलकर मिट्टी में कहा चले जाते हैं? नीचे। अब याद रखना, धनाइन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होते हैं अम्ल धनाइन। कौन से धनाइन? एक होते हैं क्षार धनाइन। यानी धनाइन का मतलब जिस पर प्लस आवेश है वो धनाइन है। कुछ प्लस आवेश वाले होते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और कुछ प्लस आवेश वाले होते हैं जो किसी प्रकृति के होते हैं। और इनमें ध्यान रखना, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम दोनों की प्रकृति तो कैसी होती है? और याद रखना, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की और पोटेशियम की प्रकृति कैसी होती है? और सोडियम की भी ध्यान रखना, इनकी प्रकृति कैसी होती है? यानी धनाइन कितने प्रकार के हो गए? अब मिट्टी का पीएच अम्लीय होगा या क्षारीय, ध्यान रखना धनाइन ही नियंत्रित करता है। कौन करता है? आपके खेत की मिट्टी का पीएच 7 से ज्यादा होगा या कम, ये कौन नियंत्रित करता है? अगर इसकी मात्रा ज्यादा हुई तब तो मिट्टी कैसी होगी, और इनकी मात्रा ज्यादा हुई तो कैसी होगी? बहुत आसान सी बात है, भस्म धनाइन ज्यादा हुई तो क्षारीय होगी, और अम्ल धनाइन ज्यादा हुआ तो अम्लीय होगी। अब जब बारिश ज्यादा होती है तो जो क्षार धनाइन है, ये वाले धनाइन पानी में घुलकर कहाँ चले गए? पीछे कौन बच गया? कौन बच गया? यानी कहने का मतलब, जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां पर अम्ल धनाइन यानी हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, और मिट्टी कैसी बन जाती है? कैसी बन जाती है? यहाँ बारिश क्या होती है? इस भाग में कहा क्या होती है बारिश? यानी कम होती है। इसका मतलब सीधी सी बात है, इनका क्या नहीं होता है? निक्षालन है। उल्टा एक दूसरा काम हो जाता है कि नीचे जो लवण होते हैं, बारिश कम होने की वजह से धीरे धीरे वो क्या करते हैं? मिट्टी की सतह पर आकर एकत्रित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की बात नहीं बनती है। यहाँ पर इन धनाइनों की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इस साइड में बहुत सी मिट्टियां बन जाती है, इस साइड में बन जाती है लवण प्रभावित। कौन सी बन जाती है? लवण प्रभावित। यानी अब आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, समझ लेना। लवण प्रभावित मृदाएं तो किस भाग में होती है? अम्लीय मृदाएं किस भाग में होती है? सर इधर क्या करना है? इधर तो कुछ समझ नहीं आया, किस किस को लेना है? 7 सिस्टर स्टेट, आसाम को उठा लो, वहां की मिट्टी कैसी है? आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, उड़ीसा, ये वाला जो बेल्ट है ना, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो बेल्ट है ना, यहाँ वाला, इसमें कैसी मिट्टियां हैं? कैसी मिट्टियां हैं? उड़ीसा के अंदर कैसी मिट्टी है?
अरुणाचल प्रदेश में कैसी है, आसाम में कैसी है, रटने की जरूरत है कि एक का नाम। पक्की बात है। आप कहोगे कि ठीक है सर लवण प्रभावित का बताओ, कोई बात नहीं है। यहाँ बात करते हैं, यहाँ क्या है दिल्ली, यहाँ क्या है राजस्थान, इसके पास में पंजाब हरियाणा, कौन आ गया दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नीचे यूपी आ जाता है, कुछ भाग एमपी का आ जाता है, यही तो है ना। यानी सभी जगह कौन सी मिट्टी है यहाँ पर, कौन सी है, कौन सी है, गुजरात को मत भूल जाना, गुजरात को भी लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा गुजरात में ही है 2.1 मिलियन हेक्टेयर, सबसे ज्यादा कहाँ है। अब हो सकता है किताबों में आपको यूपी लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले आपको, यूपी पहले हुआ करता था, यूपी का कुछ भाग उत्तराखंड को दे दिया, किसका दे दिया, डिवाइडेशन हुआ था ना, तब थोड़ा भाग उसको दे दिया, तो इसकी मिट्टी जो लवण प्रभावित थी वो उसके वहां चलेगी, तो इसका एरिया क्या हो गया। यानी यूपी अब कौन से नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर। कौन से पे आता है, इस भाग में कौन सी मिट्टियां होती है, लवण प्रभावित, और इस भाग में कौन सी है। और इन मिट्टियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार कौन है, जलवायु। कौन जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी है, आर्द्र जलवायु है, कैसी जलवायु है, और यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु में कौन सी मिट्टी बनती है, और आर्द्र में कौन सी बनती है। सुपरवाइजर में एक क्वेश्चन तो यही आया, अम्लीय मृदाओं का निर्माण कौन सी जलवायु में होता है, कौन सी में होता है। अब देखो ध्यान रखना, तो पहली बात तो कितना एरिया है, 49 मिलियन हेक्टेयर। दूसरी बात, भारत के अंदर सबसे ज्यादा अम्ल प्रभावित मृदाएं कहाँ पाई जाती है, तो याद रख लेना भारत में सबसे ज्यादा है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, सबसे ज्यादा अम्ल प्रभावित मृदाओं का एरिया कहाँ है, कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा एरिया। तो है अगर आपको पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा एरिया कहाँ है, तो सबसे ज्यादा जो एरिया है वो तो है पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा आप याद रखना कि सर आसाम में भी है। इसके अलावा आप लोग याद रखना जो 760 स्टेट है ना, सब में है लवण प्रभावित में अम्लीय मृदाएं, ध्यान रखना। इसके अलावा उड़ीसा में भी है, कहाँ है, उड़ीसा में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, याद रख लोगे। ठीक है, पहली बात एरिया कितना है। दूसरी बात भारत के अंदर ये सबसे ज्यादा कहाँ डोमिनेट करती है, राजस्थान में। कभी सुना कि मृदा का पीएच मान 7 से कम है, सुना राजस्थान में अम्लीय। अरे यहाँ की जलवायु सपोर्ट ही नहीं करती है, यहाँ अम्लीय मृदाओं को बनने ही नहीं देती है जलवायु। इसका मतलब बारिश कम होती है, कम होने से अम्लीय मृदाएं राजस्थान में नहीं है, सीधी सी बात है। तो राजस्थान के रेफरेंस में आपको इनको याद करने की जरूरत है। इसको फिलहाल आपको किसके लिए याद करनी है, इतना एरिया है, मुख्यतः सबसे ज्यादा यहाँ है और यहाँ भी पाई जाती है। और इसके अलावा भी आपको अगर ऑप्शन आएंगे ना, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि भारत के इस भाग में अम्लीय है और इस भाग में लवण प्रभावित है। क्षारीय नहीं, लवण प्रभावित। क्षारीय, क्षारीय, लवणीय और लवणीय क्षारीय तीनों प्रकार की मिट्टियां लवण प्रभावित के अंदर आती है। यानी लवण प्रभावित एक बड़ा समूह है जिसमें 3 प्रकार की मिट्टी आती है, तीनों के नाम आपको होता है लवणीय, क्षारीय और लवणीय क्षारीय। समझ गए मेरी बात। और अम्लीय अलग है। तो मैं आपको पढ़ाई क्या रहा हूँ, हेडिंग में मैंने क्या डाली थी, अम्लीय और दूसरी लवण प्रभावित। इसमें 3 प्रकार की मिट्टी होती है, एक तो होती है लवणीय, देखो एक तो होती है लवणीय मृदा और ये लिखा है लवण प्रभावित, और एक होती है क्षारीय मिट्टी। कौन सी होती है, क्षारीय मिट्टी। और एक कौन सी होती है, लवणीय क्षारीय। कौन सी होती है, लवणीय क्षारीय मृदा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई ये पूछ ले कि ये बातें यहाँ तक की तो समझ में आ गई हमको, लेकिन हमको एक छोटी सी बात और समझा दो कि ये अम्लीय मिट्टियां बनी ही क्यों, इनका क्या कोई कारण है क्या इनके बनने का। अरे कारण है क्या, अम्लीय मृदा के निर्माण के कारण क्या है, निर्माण के कारण क्यों बनी है भाई, कारण बता सकते हो क्या आप लोग, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से अम्लीय मृदाओं के निर्माण का कारण है, या पूछ सकता है नहीं है। तो पहला तो आपको याद होना चाहिए जलवायु है। कौन है, कोई आपको पूछ ले जलवायु का मतलब, तो आप बहुत आसानी से कह दोगे आर्द्र जलवायु, जिसको बोलते हैं ह्यूमिड। क्या बोलते हैं, यानी ह्यूमिड जलवायु के अंदर कौन सी मिट्टी बनती है, अरे कौन सी बनती है, अम्लीय मृदाओं के कारण पढ़ा रहा हूँ। जलवायु की बात करें तो आर्द्र जलवायु में इनका निर्माण होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, पहले बता देता हूँ आपको, ध्यान रखना कि अम्लीय मृदाओं का निर्माण कौन सी जलवायु में होता है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। दूसरा कारण है, मान लो आप लगातार अम्लीय उर्वरकों का उपयोग कर रहे हो। कैसे उर्वरकों का, अम्लीय उर्वरकों का। आप खेत के अंदर दहे धनाधन यूरिया टिकाते जा रहे हो। क्या टिका रहे हो,
इसका मतलब मिट्टी कैसे हो जाएगी? लगातार अम्लीय उर्वरकों के उपयोग से मृदाएं कैसी हो जाएगी? अब उर्वरक तो अम्लीय थोड़ी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं। मान लो आप क्षारीय उर्वरकों का उपयोग करोगे तो मिट्टी कैसी हो जाएगी? लवण प्रभावित हो जाएगी। बहुत आसान चीज है, अगर जैसा उर्वरक डालोगे वैसी मिट्टी हो जाएगी, अम्लीय डालोगे अम्लीय हो जाएगी, क्षार वाले डालोगे तो मिट्टी लवण प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात, अम्लीय उर्वरकों के उदाहरण कौन कौन से? दो चार उदाहरण बताओ देखे। हाँ जी, यूरिया अम्लीय होता है, यूरिया पक्का। और बताओ, अमोनियम है, अमोनियम सल्फेट। और बताओ, अमोनियम क्लोराइड। और बताओ, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है? निर्जल अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया। भूल गए उसको? कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? एनहाइड्रस अमोनिया कितनी परसेंट होती है नाइट्रोजन? कितनी होती है? 82%। अम्ल तुल्यांक कितना होता है इसका? 148। क्या होता है? अम्ल तुल्यांक। यानी सबसे ज्यादा अम्लता कौन उत्पन्न करता है? एनहाइड्रस अमोनिया। किस रूप में आती है ये? एनहाइड्रस अमोनिया उर्वरक जो है वो भारत में उपयोग करते हैं क्या? नहीं करते। लिक्विड रूप में आता है। कैसे उपयोग करेंगे लिक्विड को फिर? हाँ जी, परनी छिड़काव के रूप में। देखो ध्यान देना, एक तो इसको इरिगेशन वाटर के साथ यूज करते हैं, पर मेनली इसका उपयोग करने का तरीका अलग होता है। एनहाइड्रस अमोनिया को क्या करते हैं, वैसे इंडिया में देते नहीं है, पर ये मिट्टी की सतह है। और किया क्या जाता है कि इंस्ट्रूमेंट आता है, अलग से मशीन आती है जो क्या करती है, पहले मिट्टी के अंदर डालते हैं और पाइप से चली जाती है अंदर, और फिर मिट्टी के अंदर इसको डाल देते हैं। यहाँ पर समझ रहे हो मेरी बात? वहां पर डाल के छोड़ देते हैं, बस फिर प्लांट अपने आप लेते रहेगा। ना तो इसका परनीर छिड़काव करते हैं और ना ही इसको उर्वरक की तरह दिया जाता है। ध्यान रखना, वैसे इसको दिया ही बहुत कम जाता है क्योंकि इसका वोलेटिलाइजेशन लॉस, वाष्पीकरण क्षति सबसे ज्यादा होती है। ध्यान रखना, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, यानी पहला हो गया जलवायु, दूसरा हो गया उर्वरकों के लगातार उपयोग से। तो ये फैक्टर्स के नाम याद रखना आप लोग। तीसरा हो जाएगा अम्लीय वर्षा। तीसरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कि जो अम्लीय वर्षा होती है ये भी क्या करती है कि अम्लीय वर्षा की वजह से भी मिट्टियां अम्ल प्रभावित हो जाती है। अब अम्लीय वर्षा क्या होती है पता है क्या? क्या होती है अम्लीय वर्षा? कौन सी गैसों की वजह से होती है अम्लीय वर्षा? हाँ जी, SO2 और NO2। पक्का? यानी याद रखना, अम्लीय मृदा के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार होती है? तो गैसों में आ जाता है SO2 और NO2। अब देखो ध्यान रखना, ये दोनों गैसें क्या करती है? क्रिया करती है H2O से। किससे क्रिया करती है? जल वाष्प से क्रिया करेगी। और SO2 है, ये तो बना देता है H2SO4, और जो NO2 है ये बनाता है HNO3। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? आपको पूछे अम्लीय वर्षा के लिए कौन से अम्ल जिम्मेदार है, तब तो आप क्या कहोगे? अम्ल तो कौन सा है? H2SO4 HNO3। गैसें कौन सी है? SO2 और NO2। ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें कौन सी है? SO2 और NO2। ध्यान रख लोगे इस बात का? ठीक है, SO2 गैस के प्रदूषण का संकेतक कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? लाइकेन होता है। पक्का लाइकेन होता है क्या? लाइकेन क्या होता है? शैवाल। बहुत बढ़िया। क्या होता है लाइकेन? है? क्या होता है लाइकेन? कवक और कवक और शैवाल। फिर माइकोराइजा क्या होता है? हाँ जी, दो शब्द है, दोनों का ध्यान रख लेना। एक तो शब्द आता है लाइकेन। क्या आता है? लाइकेन का मतलब होता है जब शैवाल प्लस साथ में कवक एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध बना ले। क्या बना ले? सहजीवी। अगर संबंध दोनों के बीच में है, इसका मतलब उसको हम बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं? और माइकोराइजा की बात करें, किसकी बात करें? तो माइकोराइजा का मतलब होता है कवक प्लस साथ में आ जाती है पादपों की जड़ें। क्या आ जाती है?
पांच भोगी जड़ें, इनके मध्य भी कौन सा संबंध होता है? सहजीवी संबंध। क्या होता है? सहजीवी संबंध होता है। याद रह जाएगी ये बात, पक्का याद रह जाएगी। ये भी पूछा हुआ है लाइकेन क्या होता है, और ये भी पूछा हुआ है कि SO2 गैस के प्रदूषण के लिए कौन काम आता है? लाइकेन। दोनों पूछे हुए। ठीक है, समझा देता हूँ सारी चीजें, और जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, तो आप लोग इनको नोट करते रहना, बाकी समझा की सारी बातें जाऊंगा आपको। जैसे मान लो एक है कार्बनिक पदार्थ। क्या है? कार्बनिक पदार्थ। अच्छा, कार्बनिक पदार्थों का तो बहुत सीधा सा मतलब है। कार्बनिक पदार्थों का मतलब है कार्बन से बने हुए कोई ना कोई पदार्थ। समझ रहे हो मेरी बात? या यूं कहें कि पेड़ पौधों के और जंतुओं के जितने अवशेष होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? या फिर यूं समझ लो खाद्य, हम जो खाद डालते हैं ना खेत में, उनकी बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? खाद की बात कर रहा हूँ। तो कार्बनिक पदार्थों का मतलब होता है पादपों के व जंतुओं के अवशेष पदार्थ। अच्छा, खाद की परिभाषा क्या लिखवाई थी आपको? क्या लिखवाई थी खाद की परिभाषा? हाँ हाँ जी। अरे तुम्हें 8 साल विद्वान भी है, उनको पढ़ाया हुआ है। बताओ भाई, खाद किसको बोलेंगे? हाँ जी, उसको खाद बोलेंगे। वेरी गुड। हाँ, क्या बोल रही तू? क्या बोल रहे हो? सर खाद तो खाद है। खाद की कोई परिभाषा है क्या? खाद तो खाद है। हाँ शीतल, क्या होता है खाद? पादप और जंतुओं के अवशेषों को उपयुक्त नमी या तापमान पर सड़ाने के बाद जो तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए खेत के अंदर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था, घास फूस पड़ा हुआ था, आपने उसको अच्छे से सड़ाया गलाया, उसके बाद में जो बच गया उसको खेत में बिखेर दो, खाद है। जैसे मान लीजिए भैंस ने FYM किया, क्या किया? और भैंस के FYM को आपने गड्ढे में डाल दिया 6 महीने के लिए सड़ने के लिए। किसके लिए? 6 महीने के लिए। आपको पता है, आप ऐसे इकट्ठा करते हो, फिर एक बहुत बड़ी ढेरी लग जाती है, फिर ट्रैक्टर ट्रॉली से उठा उठा के खेत में डाल दो, कितने परेशान होते होंगे ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भैंस ने क्या गमला रखो पीछे, फटाक से खेत में डाल के आ जाओ। नहीं, पॉसिबल तो है ना कि जैसे ही किया और खेत में डाल दो, बात खत्म। डालना तो खेत में है, फिर उसको डालते क्यों नहीं है? हाँ जी, कच्ची। कच्ची डाल दोगे तो खेत में दीमक लग जाएगी, यही बात है। यानी उसको सड़ाओगे आप, और अगर सड़ा लोगे तो क्या बन जाएगी? खाद बन जाएगी। अब अवशेष की बात करते हैं। जंतुओं का मतलब है गाय का, भैंस का, भेड़ का, बकरी का, सबके जो FIA मिल रहा है, जो मींगनी की खाद मिल रही है, गोट मैन्योर, शिप मैन्योर, वो सारे क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। तो मैं कह रहा हूं कि कार्बनिक पदार्थ आप खेत में डालोगे तो क्या पीएच पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो याद रखना, अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में डाल दो, बहुत ज्यादा मात्रा में डालोगे तो क्या होगा कि जो मिट्टी के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ है? यानी कहने का मतलब खाद की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? खाद की। तो इन कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करते हैं सूक्ष्म जीव। क्या करते हैं? विच्छेदन तो समझते हो कि नहीं समझते हो? अरे विच्छेदन तो समझते हो क्या? सूक्ष्म जीव इनको खाते हैं, समझ रहे हो? खाकर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो जब सूक्ष्म जीव इन कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करते हैं तो विच्छेदन के फल स्वरूप बहुत सारे अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं? अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं? या फिर ह्यूमस बनता है। क्या बनता है? ह्यूमस खुद कैसी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? यानी कि कार्बनिक पदार्थों को खेत में डालने से तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन डालने के बाद सूक्ष्म जीव जब उनको सड़ाते हैं, गलाते हैं, खाते हैं, उस टाइम पर उन कार्बनिक पदार्थों से अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं? और अम्ल खेत में बनेगा तो पीएच क्या होगा? कम। थोड़ी बहुत मात्रा में डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा मात्रा में डालोगे तो पीएच क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब खेत का पीएच कम हुआ तो मिट्टी कैसी हो जाएगी? अम्लीय। कैसी हो जाएगी? जैसे जंगल के अंदर जो मिट्टी होती है वो हमेशा अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है? क्यों होती है? क्योंकि जंगल के नीचे बहुत सारा घास फूस जाता है, बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ जाते हैं, ज्यादा मात्रा में जाते हैं, इसकी वजह से मिट्टी कैसी हो जाती है?
कार्बनिक मृदाएं भी अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति की होती है? कार्बनिक मृदा तो जानते ही होंगे, जानते हो, जानते हो या नहीं? क्या होती है कार्बनिक मृदा? कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी। कार्बन की मात्रा या किसी और चीज की मात्रा? कार्बनिक पदार्थ किसकी? अगर मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितने % ज्यादा होगी? पक्का 20%। 20% ज्यादा होगी तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बनिक मृदा। यानी कि लगातार कार्बनिक पदार्थों के उपयोग से मृदा का पीएच मान कम हो जाता है और मृदा कैसी हो जाती है? कैसी हो जाती है? कोई दिक्कत है इसमें? अरे कोई 1% भी दिक्कत है क्या इसमें? बहुत बढ़िया। ये हो गए अम्लीय मृदाओं के निर्माण के कारण। ये क्या हो गया अम्लीय मृदाओं के निर्माण के? कि अम्लीय मिट्टी बन ही क्यों रही है, उसको क्या दिक्कत आ रही है? ऐसे बैठे बैठे मिट्टी अम्लीय हो जाती है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। शॉर्ट में समझा रहा हूं, अम्लता 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? अम्लता के प्रकार। किसके प्रकार है? अम्लता के प्रकार, ध्यान रखना। अच्छा मुझे बताओ, अम्लता उत्पन्न कौन करता है? यानी अम्लता उत्पन्न करने वाले तो कारक है, मान लिया है कि ये 7-8 जो भी है सारे के सारे कारक है ना, इनकी वजह से होती है। पर बेसिकली हम बात करें तो अम्लता किसकी वजह से होती है? H+ आयन से। किससे होती है? परिभाषा में साफ शब्दों में हमने लिख रखा है कि किसकी सांद्रता ज्यादा होगी, उसको ही क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? अम्लता। क्या बोलेंगे उसको? मैं कह रहा हूं अम्लता के प्रकार, यानी ये प्रकार भी किस पर निर्भर करता है? H+ आयनों पर। अब ध्यान देना इस बात के ऊपर। अम्लता 2 प्रकार की होती है। एक को तो बोलते हैं सक्रिय अम्लता। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और दूसरी होती है, उसको बोलते हैं विनिमेय अम्लता। क्या बोलते हैं? यानी अम्लता कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की अम्लता होगी, दोनों को समझना। ये है मिट्टी के कण। ये क्या है? मिट्टी के कण है। और मिट्टी के कणों के बीच में खाली जगह तो आपको दिख रही होगी, दिख रही है कि नहीं दिख रही? यानी होता क्या है, मिट्टी के कणों पर कौन सा आवेश होता है? कौन सा आवेश होता है? हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश होता है? हाइड्रोजन कहाँ आके बैठ जाता है? कणों की सतह पर। कहाँ आके बैठ जाता है? कणों की सतह पर आके बैठ जाता है। लेकिन कुछ हाइड्रोजन आयन बीच के अंदर जो होता है वो पाया जाता है पानी। क्या पाया जाता है? यानी जल जो होता है जब इन कणों के बीच में पाया जाता है वो वहां उपस्थित लवणों को घोल लेता है। वहां उपस्थित हाइड्रोजन आयन जो उसके अंदर घुले हुए रहते हैं, किसमें घुले हुए रहते हैं? उसको बोलते हैं मृदा विलयन। क्या बोलते हैं? मृदा विलयन में सारे के सारे पोषक तत्व भी होते हैं और सारे के सारे आयन भी उसके अंदर पाए जाते हैं। अरे मृदा विलयन में पोषक तत्व होंगे तभी तो पादप उनको ग्रहण करता है, तभी तो पादप क्या करता है? उनको ग्रहण करता है। यानी हाइड्रोजन मिट्टी के अंदर 2 जगह उपस्थित है सर। एक तो जो मृदा विलयन है जिसको हमने जल कहा, इसको हम बोलेंगे मृदा विलयन। क्या बोलेंगे? यानी एक तो हाइड्रोजन मृदा विलयन में है और एक कहाँ बैठा है? एक सर H+ आयनों के ऊपर बैठा है, यानी मिट्टी के कणों के ऊपर चिपका हुआ है या नहीं? है या नहीं? याद रखना, पीएच मीटर को कणों की सतह पर अधिशोषित हाइड्रोजन से कोई मतलब है। पीएच मीटर केवल कौन से आयनों को मापता है? जो कहाँ होते हैं? यानी H+ आयन कितनी जगह है? एक तो कणों की और एक कहाँ है? और पीएच मीटर कौन से हाइड्रोजन आयनों की संख्या को मापता है? यानी याद रख लेना बहुत अच्छे तरीके से, सक्रिय अम्लता का मतलब होता है मृदा विलयन में उपस्थित H+ आयनों द्वारा उत्पन्न अम्लता। मृदा विलयन में उपस्थित H+ आयनों द्वारा उत्पन्न अम्लता को क्या कहते हैं? अरे क्या बोलते हैं? उत्पन्न अम्लता को बोलते हैं सक्रिय अम्लता। विनिमय अम्लता का मतलब है, जैसे मान लो ये वाला हाइड्रोजन है, पहले तो बैठा हुआ था यहाँ कण की सतह पर, और मान लो मिट्टी के इस मृदा विलयन के अंदर क्या है? हाइड्रोजन आयनों की कमी हो गई। क्या हो गई? और ये क्या करता है? यहाँ से जब मार के विलयन में आ जाता है। यानी यहाँ बैठा था, यहाँ से कहाँ गया? विलयन में। इसका मतलब इसका मन चलेगा तब तक बैठा रहेगा, जैसे ही मन करेगा वैसे विलयन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? तो ये तो विनिमयशील है, परिवर्तित हो सकता है, इसीलिए हमने क्या कह दिया इसको? यानी कि कणों पर अधिशोषित H+ आयनों से उत्पन्न अम्लता को क्या बोलते हैं?
क्या हम सीधे शब्दों में कह देंगे मृदा कणों पर अधिशोषित H+ आयनों द्वारा उत्पन्न अम्लता को क्या कहेंगे? अम्लता को क्या कहेंगे? विनिमय अम्लता कहेंगे। ये चीज सबको क्लियर है। मिट्टी में जितने हाइड्रोजन आयन होते हैं 99% अम्लता कौन सी होती है? कौन सी होती है? विनिमय अम्लता। कौन सी होती है? और ये कितनी होती है? केवल 1%। यानी कुल अम्लता की अगर इन दोनों को आप जोड़ दोगे, क्या कर दोगे, तो निकलती है कुल अम्लता। क्या निकलती है? कुल अम्लता का 99% तो कौन है? 1% कौन है? जीतो में आई हो क्या? है 50 बटवा दूं तुम्हें? है 50 बटवा दूं? नहीं, गोगरी क्या, इनको तो बुलाने वाला निकाल और देगा, कान खा जाएगी। कह देगा जा लक्ष्मी नहीं कुआना तेरे को गीत, तू घर जाते रहे। इनको ये जब से आया हूं ना तब से देख रही यार, ये मास्टर कुछ कह क्यों नहीं रहा है? हमारा खाए पे कैसे गलेगा आज? हो गया डाइजेस्ट? नहीं गया डाइजेस्ट अभी? हाँ जी, सोमवार का व्रत है। ये भरत वर्त कुछ नहीं करता, भरत करती है सीधा ये। कितनी रोटियों क्या था सुबह भरत? 2 का? नहीं खा क्या थी? खा कसम मेरी नहीं। क्या बोलूं मैं? अब मुंह बना लेती है इतना सा। इन मेरे ब्राउनी मुंडो को कुछ भी कह दो, इन ब्राउनी मुंडो को आप जो कह सकते हो कह दो, लेकिन चेहरे पर वही स्माइल रहेगी, क्योंकि इनके शौक ही क्या है, नवाब वाले हैं। और ये भी एक शौक है कि चेहरे पर सर हंसी हमारी कभी खो नहीं सकती, नहीं। और ये बोलने में भी आगे रहती है, कुछ कहते ही मुंह छोटा सा कर लेती है बस। हाँ, तो मैं ये बोलता हूँ कि चिल्ला के बोलो रे, तो सबकी तो अकेली बोल रही है। फिर पड़ोस वाले सब मरे हुए हैं, मैं अकेली जिंदी हूँ। अब मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इसको खुद को लग जाएगा कि यार मैं जोर से बोल रही हूँ, थोड़ा धीरे बोल, पर इसको लगा रहे नहीं, मास्टर के कानों में सही दाद सफाई नहीं की इसने, इसको सुनाई नहीं दे रहा मैं तेज बोल रही हूँ। कब से कह रहे हो इधर देख इधर देख, देख ही नहीं रहा है। अब ठीक है? अब ठीक है बेटा? देखो इधर, यहाँ तक ही क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है? चले आगे। अम्लता कितने प्रकार की है? 2, सक्रिय और सक्रिय का मतलब होता है जो मृदा विलीन में उपस्थित हो। कहाँ है? मृदा विलयन में उपस्थित H+ आयनों द्वारा उत्पन्न अम्लता को बोलते हैं सक्रिय अम्लता। और अगर वही H+ आयन कहाँ अधिशोषित है? कणों की सतह पर। कहाँ है? उसको क्या बोलते हैं? विनिमय अम्लता बोल देंगे। और दोनों को मिलाए तो कुल अम्लता की 99% तो कौन सी होती है? और 1% कौन सी होती है? इसी अम्लता का पीएच मीटर मापन करता है। कौन मापन करता है? यानी जो पीएच आप लोग पढ़ते हो ना, 7, 4, 3, 2 और 0 और 14, वो सारी की सारी कौन सी अम्लता होती है? ये जो विनिमय अम्लता होती है ना, ये पादपों के लिए खराब नहीं है। पादपों के लिए क्या नहीं है? क्योंकि ये चुपचाप हाइड्रोजन आयन कणों की सतह पर बैठे रहते हैं, किसी को भी परेशान है। परेशान तो कौन करती है? यानी पादपों के लिए घातक कौन सी अम्लता होती है? याद रखना, फसलों के लिए खराब कौन सी होती है? कुल की 1% है। कितनी परसेंट है? 1% है, पर फिर भी परेशान सबके बराबर करती है। समझ में आ गई मेरी बात? तो याद रखना केवल कितनी परसेंट है। याद रह जाएगी बात? ठीक है, आगे चलते हैं, सुधार करते हैं इसका। क्या करते हैं अभी? चलो सुधार करते हैं। अम्लीय मृदा का सुधार। क्या करते हैं? अम्लीय मृदा का सुधार। और अम्लीय मृदा के सुधार के लिए उपयोग में लाया जाता है चूना। किसका उपयोग करते हैं? अरे किसका उपयोग करते हैं? बहुत बढ़िया, सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है। अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए किसका उपयोग करते हैं? चूने का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अब समझना क्यों करते हैं चूने का उपयोग।
हमें पता है अम्लता का मतलब है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्यादा है। किसकी सांद्रता है? जब हम खेत के अंदर चूना डालते हैं तो ये कैल्शियम और कार्बोनेट के अंदर टूट जाता है। किसमें टूटता है? ये कार्बोनेट इसके साथ क्रिया कर लेता है और हाइड्रोजन आयनों को या तो ये क्या करता है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाता है, या फिर क्या करता है ये कर देता है H2O प्लस CO2 में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? यानी अंतिम जो लास्ट प्रोडक्ट होगा वो तो H2 और CO2 ही होगा। यानी पहले मिट्टी में क्या था? चूना डालने के बाद दोनों ने क्रिया करके क्या बना दिया? अब हाइड्रोजन आयन है क्या खेत में? नहीं है। है क्या? पीछे क्या बच गया? कैल्शियम की प्रकृति कैसी होती है? यानी ये पीएच को क्या करेगा? यानी पहले पीएच क्या था, अब पीएच क्या होगा? पीएच ऊपर होते ही समस्या समाप्त हो गई। यही तो समस्या थी कि पीएच कम था, यही थी ना। यानी ध्यान रखना आप लोग कि अम्लीय मृदाओं के लिए सदैव किसका उपयोग करते हैं? अब कुछ कहते हैं कि सर हमें तो कैल्शियम चाहिए था, तो अगर हम कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को डाल दे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा भाई, डाल के देख लो। ये कैल्शियम रहा और ये क्या रहा? खेत में पहले ही क्या था? क्या था? दौड़ के किससे क्रिया करेगा? क्या बन जाएगा? H2SO4 को जानते हो क्या? बहुत भयंकर अम्ल है। यानी मिट्टी और भी क्या हो जाएगी? यानी जिप्सम डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते। जिप्सम में केवल क्या डालते हो? चूना। लेकिन चूना भी एक प्रकार का नहीं है, चूना भी बहुत प्रकार का है। देखो कौन कौन सा है, प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना अच्छे से। पहली बात तो चूना किसको बोलते हैं? अगर किसी भी पदार्थ में 10% से ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो उसको बोलते हैं चूना। क्या बोलते हैं? लेकिन चूने के प्रकार की बात करें तो एक तो होता है बुझा हुआ चूना। कौन सा है? कौन सा है? दूसरा होता है जला हुआ चूना। कौन सा होता है? जला हुआ चूना। एक चूना खुद होता है, ध्यान रखना। देखो बुझा हुआ उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम बोलते हैं इसको। तो क्या बोलते हैं? अच्छा जलने को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? बर्न लाइम। उसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, इसको बोलते हैं बर्न लाइम। क्या बोलते हैं? अच्छा जो बुझा हुआ है वो तो बुझा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। खतरनाक तो कौन है? जला हुआ। कौन है? अरे ये जला हुआ है इसीलिए इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको? क्वेश्चन आ जाता है क्विक लाइम किसको बोलते हैं? जला हुआ। जला हुआ सर, ये जला हुआ से क्या मतलब है? चूने को आप एक काम करो, आग में पटक के गर्म कर दो, उसमें जितना पानी है उसको बाहर निकाल दो। क्या कर दो उसको? उसको क्या बोलते हैं? जला हुआ चूना। सर इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CaO। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? फिर बुझा हुआ क्या होता है? सर इसको एक पानी का अणु दे दो। क्या अणु दे दो? ये तो CO रहा और ये रहा H और ये रहा OH। इसे H को इसके साथ जोड़ दो। जोड़ दिया, एक H, ये रहा, दो एक नहीं हुए, ये क्या बन गया? बुझा हुआ। यानी इसी के अंदर पानी का एक अणु जोड़ दो। ये तो रहा कैल्शियम, ये रहा हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जिसमें हाइड्रोजन दिख जाए इसका मतलब जल है, बुझा हुआ है। जिसमें नहीं दिखे इसका मतलब जला हुआ है। सीधा सा पूछता है निम्न में से बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है? कौन सा होता है? बुझा हुआ CaO है, जला हुआ CaO और बुझा हुआ CaOH का होल ट्वाइस है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चूना। कौन है ये? कोई दिक्कत है? चूने का एक और प्रकार होता है जिसको बोलते हैं मार्ल। क्या बोलते हैं? या फिर बोल देते हैं खड़िया। क्या बोल देते हैं? एक प्रकार का पत्थर है, खुदाई करके नीचे से निकालते हैं। इसमें चूने की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें जो चूना होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट खुद ही रहता है। कौन रहता है? कौन रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट खुद रहता है। समझ में आ गई बात? ये किसके प्रकार हो गए सारे? और अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए उपयोग इसका किया जाता है चूने का। चूने का सूत्र क्या होता है? आप चाहो तो सर यहाँ डोलोमाइट भी डाल दो, कोई बात नहीं, डोलोमाइट भी डाल सकते हो। डोलोमाइट भी तो एक चूना है, क्योंकि उसमें भी तो आपको सूत्र याद होगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट इसमें पाया जाता है कि नहीं? है या नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? यानी अम्लीय मृदाओं का सुधार हो गया। अम्लीय मृदाएं बनी कैसे? होती क्या है?
और फिर वो सुधरती कैसे है, सारी कहानी समझ में आ गई क्या? आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया। अरे चूना खेत में डालोगे तो क्या इसका कोई प्रभाव आएगा क्या खेत में? चूना डालने से कोई उसकी मिट्टी के गुणों पर प्रभाव आएगा क्या? देख लेते हैं क्या प्रभाव आता है। तो चूने का प्रभाव यानी मिट्टी के ऊपर चूने का क्या प्रभाव आएगा, समझना इस बात को। चूना डाला यानी आपने डाला है कैल्शियम की मात्रा बढ़ाई है खेत में। किसकी मात्रा बढ़ाई है? आपने हाइड्रोजन की मात्रा क्या कर दी? चूना डालने पर H+ आयन की मात्रा में क्या प्रभाव आता है? क्या होता है? क्या होता है? यानी H+ आयनों की सांद्रता क्या हो जाती है? H+ कम हो गया तो बढ़ेगा कौन सा आयन है? OH- क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पीएच घटा या बढ़ा? अरे ये आयन बढ़ता है तो पीएच बढ़ता है घटता है? और ये आयन बढ़ता है तो पीएच बढ़ता है घटता है? यानी ये घटा है तो पीएच क्या हो जाएगा? यानी चूना डालने में पीएच क्या हो गया? क्या हो गया? बढ़ गया। मिट्टी में कौन से आयन की, इनके अलावा कौन से आयन की सांद्रता बढ़ी? यानी कैल्शियम आयन की सांद्रता क्या हो गई? कैल्शियम आयन बढ़ता है तो मृदा संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा संरचना पढ़ा रखी है सबको? पढ़ा रखी है नहीं? पहले तो बताओ। तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया था, आप थोड़े दिनों पहले टेस्ट में याद हो तो, कि निम्न में से मृदा संरचना में सुधार कौन सा पोषक तत्व करता है? आंसर क्या था? कैल्शियम। याद है? नहीं याद? 40 क्वेश्चन वाला एग्जाम जो इस 2 एग्जाम से पहले लगा था उसमें आया था क्या? नहीं याद? मैंने कहा था मृदा संरचना। हाँ जी। जा तो तू, जब तक जाएगी नहीं तब तक इनका ध्यान इधर आएगा ही नहीं। मौज होगी आज तो है। चलो इधर ध्यान दो। तो मैंने आपको कहा था कि जैसे मान लो ये कण है और इसके ऊपर दूसरा कण चिपका हुआ है, चिपकाने का काम कौन करता है? ह्यूमस करता है। तो कौन करता है? चिपकाने का काम करता है कैल्शियम। कौन करता है? सोडियम इनको बिखेरने का काम करता है। क्या काम करता है? ये बातें बताई थी आपको कि सोडियम का काम होता है कणों को बिखेरना। क्या काम होता है? कैल्शियम का काम होता है चिपकाना। क्या काम होता है? यानी कणों को चिपका के कौन रखता है? आपने चूना डाला और डालते ही कैल्शियम की मात्रा बढ़ी तो कण मजबूती से चिपकेंगे या वैसे लूज होंगे? यानी संरचना में क्या होगा? सुधार। क्या होगा? जब संरचना में सुधार होता है तब मिट्टी में वायु की मात्रा बढ़ती है घटती है? यानी वायु संचार क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? अच्छा, वायु की मात्रा बढ़ती है तब घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होता है? क्या होता है स्थूल घनत्व? अरे स्थूल घनत्व क्या होता है? बस यही तो बात पूछ रहा था मैं। हाँ जी। अरे वायु बढ़ती है तो स्थूल घनत्व क्या होता है? स्थूल घनत्व घट रहा हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है या बुरा? अच्छा है। जितनी वायु होगी मिट्टी में अच्छी बात है। हमारी को क्या है दिक्कत? दिक्कत है क्या आपको इससे? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। जब पीएच मान घटता है तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा देख लेना, इसको ध्यान रखना। जब भी मिट्टी का पीएच मान बढ़ता है तो मिट्टी में मोलिब्डेनम की और बोरॉन की जो उपलब्धता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मोलिब्डेनम और बोरॉन की उपलब्धता बढ़ती है। क्या होती है? 2 ऐसे पोषक तत्व हैं जो पीएच बढ़ने के साथ क्या होते हैं? उपलब्धता। लेकिन ध्यान रखना, जब जब पीएच बढ़ती है तो इसके साथ में जिंक की, कॉपर की, मैग्नीज की और ध्यान रखना आयरन की जो उपलब्धता है वो घट जाती है। क्या हो जाती है? क्वेश्चन सीधा जाता है, पीएच बढ़ने पर कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है? तो कौन से हैं? पीएच घटने पर कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है? अरे पीएच बढ़ रहा है ये बात हो गई, पीएच बढ़ा तो ये दोनों बढ़ गए, पीएच बढ़ा तो ये दोनों, ये सारे घट गए चारों, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उल्टा सोचो, पीएच घटेगा तब इनकी उपलब्धता पर क्या प्रभाव आएगा? पीएच घटेगा तब इनकी उपलब्धता पर क्या प्रभाव आएगा? क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आसान सी बात है ना? ये लो मिट्टी के ऊपर प्रभाव है।
अच्छा ये बताओ मुझे, अम्लीय मिट्टी में ज्यादा सूक्ष्म जीव होंगे या फिर मुझे ये बताओ उदासीन में ज्यादा होंगे? यानी सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव आएगा? सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ेगी घटेगी? क्या होगी? क्रियाशीलता घटेगी। उदासीन पर तो बढ़ेगी, इसका मतलब बढ़ जाएगी। अरे सूक्ष्म जीव ज्यादा होंगे तो मुझे एक चीज बताओ, विच्छेदन तेज गति से होगा या नहीं होगा? यानी कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन क्या होगा अब? यानी कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन भी तेज हो जाता है, ध्यान रखना। उदासीन मृदा में अम्लीय मृदाएं होगी समाप्त। कौन सी मिट्टियां होगी समाप्त? कौन सी होगी समाप्त? अम्लीय समाप्त हो गई है। अब देखो, तुम घर जाने की तैयारी में हो गया? नहीं हो ना? बस शांति से बैठे रहो फिर। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे कौन सी आ जाती है? लवण प्रभावित। कौन सी आ जाती है? लवण प्रभावित मृदाएं। लवण प्रभावित मृदाओं का भारत में एरिया है 6.76 मिलियन हेक्टेयर। भारत के अंदर कितनी है ये? कहाँ कितनी है? भारत के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है गुजरात में। कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। कितनी है? 2.1 मिलियन हेक्टेयर। सबसे ज्यादा कहाँ है? गुजरात में। इसके बाद यूपी में भी है, ध्यान रखना। कहाँ है? इसके अलावा यूपी के अलावा आप चाहो तो याद रख सकना, जैसे दिल्ली में भी है, या आप चाहो तो हरियाणा में भी है, आप चाहो तो पंजाब में भी है, ये ध्यान में रख लेना। और याद रखना राजस्थान में भी है। कहाँ है? राजस्थान में भी। ये तो बात होगी भारत की। याद रखना, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर लगभग लगभग इनका जो एरिया है वो है 3.76 लाख। कितना है? लगभग लगभग 3.76 लाख हेक्टेयर या 0.37 मिलियन। अगर मिलियन में पढ़ोगे तब तो कितना आ जाएगा? 0.37 मिलियन हेक्टेयर। या फिर याद रख लो 3.7 या 3.7 लाख हेक्टेयर। कितना है राजस्थान में? अरे मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, मिलियन को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया? 3.76। तो लाख हेक्टेयर में तो ये हो गया और मिलियन में ये वाला हो गया। ये कहाँ है एरिया? सर ये राजस्थान में है। कहाँ है एरिया? राजस्थान। सर राजस्थान के अंदर ये कहाँ पाई जाती है? कोई बात नहीं, राजस्थान में है ये पाली में। कहाँ है? राजस्थान के है जोधपुर में। कहाँ है? राजस्थान के है ये नागौर में। कहाँ है? ये है बीकानेर में। कहाँ है? ये है बाड़मेर में। कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान का नाम ले लेना। किसका नाम ले लेना? पश्चिमी राजस्थान। अरावली के उस तरफ, आपको पता है ना राजस्थान को दो भागों में बांटती है अरावली, तो अरावली के दूसरी तरफ बच गया, वहां क्या है? वहां है लवण प्रभावित। कौन है वहां पर? लवणों की भयंकर समस्या है वहां। लवणों की क्या है वहां पर? क्योंकि वहां बारिश ही नहीं होती, लवण घुल के नीचे जाते ही नहीं है, ऊपर ही पड़े हैं सारे के सारे। लवणों की समस्या क्या है? क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है इसमें? रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है। ये मिट्टियां बनती क्यों हैं? लवण प्रभावित मिट्टियां क्यों बनती है? तो याद रखना, लवण प्रभावित मिट्टियों के निर्माण के कारण। लवण प्रभावित निर्माण के कारण। पहला कारण तो क्या होगा रे? क्या होगा पहला कारण? कौन सी जलवायु में होता है? शुष्क व अर्ध शुष्क। पहला कारण तो क्या आ गया? इसको समझाने की जरूरत है क्या? दूसरा कारण क्या आ जाएगा? उर्वरक। कौन से उर्वरकों का? क्षारीय उर्वरकों के उपयोग से क्या होगा? लवण प्रभावित मृदाओं का निर्माण हो जाएगा। उदाहरण बताओ दो चार क्षारीय के देखे हैं। सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितनी होती है? सर तुम्हें पढ़ाया नहीं है। कितनी होती है सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन? सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन, हाँ हाँ, सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितनी होती है? कौन? हाँ जी, 16। कौन बोला था ये पीछे से? कौन था पीछे से बोलने वाला? तुमने सीरियल का सारा सस्पेंस खत्म कर दिया। तुमने लास्ट में जो एपिसोड दिखाना होता था वो पहले दिखा दिया। आपने पहले ही बता दिया कि किसने किसको जहर दिया था।
देखो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सोडियम है, ऐसे लिखते हैं ना सोडियम, सोडियम ऐसे लिखते हैं, तो ये लो 16। सोडियम में कितना होता है, सोडियम नाइट्रेट में कितना परसेंट होता है, ये लो भैया 16% सोडियम नाइट्रेट में। तो इससे भी थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा कितना करोगे, आधा परसेंट कम कर दो, 15.5 इसमें होता है कैल्शियम नाइट्रेट में, याद रख लोगे। अब सोडियम नाइट्रेट में 16, सोडियम में और कैल्शियम में थोड़ा सा क्या कर दो, कोई दिक्कत है क्या, यानी ये कैसी प्रकृति के हैं। अब ध्यान रखना, इसमें आपको पता है तो सोडियम की प्रकृति कैसी होती है, कैसी होती है, कैल्शियम की प्रकृति कैसी होती है। आपको कोई पूछे पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक की प्रकृति कैसी है, तो आप क्या कहोगे, आपको पता है नाइट्रेट की कोई उर्वरक प्रकृति नहीं है, और पोटेशियम कैसी का होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट भी कैसा है, क्षारीय प्रकृति का, कैसी प्रकृति का है। आपको पता हो तो अम्लीय प्रकृति वालों के अंदर ये जरूर होगा, देखा था आपने। हर फर्टिलाइजर का नाम याद रखना, जैसे फर्टिलाइजर में आता है निम्न में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का, जिसमें नाइट्रोजन इस रूप में है ना वो अम्लीय है, ध्यान रखना वो क्या होगा। कारण है कि उसके साथ में क्या है, हाइड्रोजन है, क्या कारण है। अब जैसे ही नाइट्रीकरण होगा तो इससे बन जाता है NO3, क्या बन जाता है, और ये हाइड्रोजन आयन क्या हो जाते हैं, मुक्त, और ये क्या करते हैं, अम्लता उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अम्लता उत्पन्न ही कौन करता है, और ये दोनों क्या करते हैं, सोडियम कैल्शियम क्षारीयता क्या करते हैं। यानी आप लगातार उर्वरकों का उपयोग करोगे तो मिट्टी में सोडियम के कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, और ये दोनों कैसी प्रकृति के हैं, कैसी प्रकृति के हैं, दोनों दोनों के दोनों क्षारीय प्रकृति के हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज आपको फर्टिलाइजर्स में भी हेल्प करेगी अगर आप याद रखने की कोशिश करोगे इस ट्रिक से, तो कि जहां अमोनियम की फॉर्म में है नाइट्रोजन, किस फॉर्म में है, वो अम्लीय प्रकृति के, और जहां नाइट्रेट है तो नाइट्रेट का खुद का कोई प्रभाव नहीं आता है, इसलिए नाइट्रेट के आगे जो लगा हुआ है वो निर्भर करता है। जैसे मान लो NO3 नाइट्रेट है, क्या है, पोटेशियम लगा दिया तो आपने कहा क्षारीय प्रकृति, कह दिया ना। हाइड्रोजन लगा दो तो कैसी प्रकृति है, अब अम्लीय हो गया, बदला क्या है, केवल हाइड्रोजन। तो याद रखना, डिपेंड करता है आगे क्या लग रहा है, यही डिसाइड करेगा कि उसकी प्रकृति कैसी होगी, रखोगे याद है। यानी पहला हो गया जलवायु, दूसरा हो गया उर्वरक, तीसरा कारण होता है लवणीय जल का उपयोग। किसका उपयोग, यानी कि मान लीजिए आपके कुएं में खारा पानी है, क्या मान लो, और लगातार आप दे धनाधन सिंचाई करते जा रहे हो, सिंचाई करते जा रहे हो, इसका मतलब है पानी तो उड़ जाएगा, लवण कहाँ रह जाएंगे, यानी मिट्टी कैसी बन जाएगी, लवणीय। समझ में आ गई। कठोर परत है, खेत में क्या है, कठोर परत का होना, कहने का मतलब क्या है समझना। ये खेत है, खेत की सतह के नीचे एक कठोर परत है, क्या है, एक कठोर परत है। इससे क्या हुआ सर, जैसे मान लो यहाँ लवण है, और जैसे ही बारिश हुई तो ये लवण घुलकर कहाँ जाएंगे, नीचे। अब कठोर परत नहीं होती तो ये नीचे चले जाते हैं, लेकिन ये कठोर परत इनको यही रोक देगी, नीचे जाने देगी क्या, नहीं जाने देगी। और बारिश जैसे ही समाप्त हुई तो ये लवण पानी के साथ वापस से कहाँ जाएंगे, यानी जहां कठोर परत होती है वहां पे भी लवणीय मिट्टी बनेगी ही। समझ में आ गई मेरी बात। तो अगर कठोर परत है तब भी क्या होगी, लवणों की समस्या। सर और क्यों बनते हैं, मान लीजिए जल निकास का अभाव है, किसका अभाव है, जल निकास तो जानते हो कि नहीं जानते हो रे, जल निकास का मतलब होता है खेत में आवश्यकता से अधिक जो जल है उसको खेत से बाहर निकालना, क्या कहलाता है। मान लीजिए आपका खेत आपके अड़ोस पड़ोस में सबसे नीचे है, सबसे क्या है, ये आपका खेत है, ये आपके पड़ोसी का है, ये आपकी पड़ोसन का है। समझ में आ गई मेरी बात। हो सकता है यार किसी के पड़ोसन का भी हो, जरूरी थोड़ी पड़ोसियों का ही होगा, हो सकता है नहीं हो सकता। तो ये तो किसका है, आपका, ये तो किसका है, ये आपके पड़ोसियों का है, ये किसका है। तो मान लीजिए बारिश हुई तो इसके खेत का पानी कहाँ आएगा, आपके वाले में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और इस पड़ोसन का भी कहाँ आएगा, आपके खेत में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ पानी बह के आएगा तो यहाँ जो लवण उपस्थित है सारे के सारे पानी में घुल के आएंगे कि नहीं आएंगे, उसके तो खेत में लवण रहे ही नहीं, और आपके में आके भर गए, भरे कि नहीं भरे लवण है। अब आपका खेत 2 महीने तक पानी से भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, पानी तो सारा उड़ जाएगा, कहाँ चला जाएगा, लवण कहाँ रह जाएंगे, खेत कैसा हो गया। अब मान लो आपके खेत में यहाँ नीचे जल निकास के लिए पाइप लगे हुए होते हैं, क्या लगे हुए होते हैं,
जैसे ही आपके खेत में पानी आया और आप जल निकास वाले पाइपों से सारा पानी खेत से बाहर निकाल देते, तो वो लवण रहते क्या यहाँ? लवण क्यों रहे? क्योंकि जल निकास नहीं था। क्यों रहे? यानी अगर किसी के खेत में जल निकास की सही व्यवस्था नहीं है तो भी कौन सी मिट्टियां बन जाएगी? समझ गए मेरी बात? तो अगली बार बारिश हो लट लेके खड़े हो जाना पटोसन के खेत के किनारे पर, क्या आने दे पानी को, कैसे आने देगी? समझ गए मेरी बात? तुम्हारे खेत में अगर पानी आता है ना, या तो बेटा जल निकास की व्यवस्था कर लेना, और नहीं तो खेत कैसा हो जाएगा? लवणीय। कैसा हो जाएगा? फिर मैं कहना सुना सर ने बताया नहीं, मैंने बता दिया, मेरा काम इतना ही था। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत है क्या? यानी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से लवणीय मृदाओं के निर्माण का कारण है, या पूछ सकता है नहीं है, तो ध्यान रखना जलवायु कौन सी, शुष्क व अर्धशुष्क, क्षारीय उर्वरकों का लगातार उपयोग, लवणीय जल का सिंचाई के अंदर उपयोग करना। लवणीय जल का सिंचाई में, लवणीय जल का किसमें उपयोग कर रहे हो आप? सिंचाई में लगातार उपयोग कर रहे हो। कठोर परत का होना मृदा में, या जल निकास का अभाव होना, ये सारी स्थितियां बन रही है आपकी खेत को कैसा बनाने के लिए? लवणीय बनाने के लिए। बोलो, बात सेट है कि नहीं? कल पढ़ना है लवण प्रभावित मृदाओं के तीनों प्रकार और उनका सुधार। ये टॉपिक भी क्या हो गया है? समाप्त। क्या हो गया है? आज के लिए इतना काफी है। एक जगह बैठने का थोड़ा थोड़ा फायदा फील हो रहा है क्या? हो रहा है? लग रहा है? देखो कितनी स्पीड से मामला चल रहा है। अब आप फटाफट 10-15 मिनट लगेगी, उतार लो नोट्स। हाँ बेटा। हाँ जी। हाँ तो रास्ते में आएगा, उतार लेना तो। अरे रास्ते में आएगा। अरे बेटा आएगा रास्ते में। देखो ये आपने उतार रखा है, ये बफर आ गया, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये आ गया। तो रास्ते में उतार लेना, आगे पीछे कौन करेगा अभी?